नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे कि कैसे जमीन से निकली खुरदरी कच्ची धातु को भारी दबाव और भयंकर तापमान से गुजारकर उन शानदार और जटिल मशीनों में बदल दिया जाता है जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा अपने आसपास मौजूद इन चीजों को देखिए, चाहे वो आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज के पुर्जे हों या फिर गर्मी में आपकी प्यास बुझाने वाला वो साधारण सा कोल्ड ड्रिंक का कैन। देखने में ये कितने अलग लगते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए इन सब की शुरुआत एक ही तरह से होती है। आज हम इसी जादू को डीकोड करेंगे कि कैसे एक बेजान सी भारी भरकम धातु भयानक गर्मी और कुचल देने वाले दबाव को बर्दाश्त करके इन खूबसूरत और सटीक आकारों में ढल जाती है। ये सिर्फ कोई बदलाव नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कुछ इस तरह समझेंगे। सबसे पहले मेटल फॉर्मिंग का बेसिक्स देखेंगे, फिर तापमान, घर्षण और लुब्रिकेंट्स का रोल, इसके बाद फ्लैट रोलिंग और शेप रोलिंग के साइंस को समझेंगे, और फिर रोलिंग मिल्स के प्रकार, और आखिर में शीट मेटल फॉर्मिंग के मूल सिद्धांत और कटिंग, बेंडिंग और ड्राइंग जैसी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग है मेटल फॉर्मिंग का परिचय। यहाँ हम उस बुनियादी तैयारी को समझेंगे जो किसी भी धातु को उसके असली रूप से एक नए आकार में ढालने के लिए जरूरी होती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी धातु जो इतनी ठोस है कि उसे हाथ से हिलाना भी मुश्किल है, वो अचानक से एक चमचमाती एरोडायनामिक कार की बॉडी में कैसे बदल जाती है। मतलब ये होता कैसे है? इसका सीधा सा जवाब छुपा है उन खास भौतिक और तापीय स्थितियों में, यानी सही तापमान और दबाव जो हमारी इस कहानी के हीरो यानी कि धातु को नरम और लचीला बना देते हैं। इसके लिए स्ट्रेन रेट और तापमान का सही कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा अहम हिस्सा है तापमान, घर्षण और ल्यूब्रिकेंट्स। अब इस पूरे प्रक्रिया का सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि हमें धातु पर इतना दबाव डालना है कि वो आगे बढ़ती रहे लेकिन मशीनें न टूटें। यहीं पर फोर्सेस का वो नाजुक बैलेंस काम आता है। देखिए, धातु को आकार देने से पहले हमें माहौल सेट करना होता है। हमारे पास दो मुख्य तरीके हैं। पहला है हॉट वर्किंग। इसमें हम धातु को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान से ऊपर ले जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो उसे इतना गर्म करते हैं कि वो मोम की तरह लचीली हो जाए, जिससे उसे मोड़ने में बहुत कम ताकत लगती है। दूसरा तरीका है कोल्ड वर्किंग। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होता है। इसमें धातु को गर्म करने का झंझट तो नहीं है, लेकिन भाई इसे आकार देने के लिए जो दबाव और ताकत लगानी पड़ती है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, बात सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में घर्षण यानी फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो जरूरी भी है और खतरनाक भी। अगर घर्षण ना हो तो धातु आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर इसे ल्यूब्रिकेंट्स या स्नेहक का इस्तेमाल करके कंट्रोल ना किया जाए तो ये पूरी प्रोसेस को रोक सकता है। ये मशीनों पर लगने वाले जोर को कई गुना बढ़ा देता है और हमारे महंगे उपकरणों को घिस-घिस कर बहुत जल्दी बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है स्टिकिंग से बचना। अब ये स्टिकिंग क्या बला है? दरअसल भारी दबाव के कारण कई बार घर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि धातु रोलर्स पर फिसलने के बजाय सचमुच मशीन के औजारों से चिपकने या वेल्ड होने लगती है। सोचिए ये कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए चाहे हॉट वर्किंग हो या कोल्ड वर्किंग, सही ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना इस स्टिकिंग को रोकने के लिए सबसे क्रूशियल स्टेप है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, फ्लैट रोलिंग का विज्ञान। यहाँ हमारी कच्ची धातु पहली बार एक विशालकाय चुनौती का सामना करती है, जिसे हम फ्लैट रोलिंग का महादबाव कह सकते हैं। ये वो पल है जहाँ असली जादू होता है, रोल गैप। धातु को घर्षण की मदद से दो विशाल रोलर्स के बीच खींचा जाता है। जैसे ही ये धातु एक न्यूट्रल पॉइंट को पार करती है, इसे इतनी बेरहमी से दबाया जाता है कि इसकी मोटाई अचानक से कम हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कुचलने वाली प्रक्रिया में धातु की चौड़ाई लगभग वैसी ही रहती है, बस उसकी मोटाई झटके से कम हो जाती है। अब इस भयंकर दबाव को हम मैथ्स में कैसे नापते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है, ड्राफ्ट। आसान शब्दों में धातु की शुरुआत की मोटाई में से उसकी फाइनल मोटाई को माइनस कर दीजिए, बस आ गया आपका ड्राफ्ट। अब जाहिर सी बात है, ड्राफ्ट जितना बड़ा होगा, मशीन को धातु को दबाने के लिए उतना ही ज्यादा रोल सेपरेटिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस ताकत को पैदा करने के लिए मिल की मोटरों को अकल्पनीय टॉर्क और पावर जनरेट करनी पड़ती है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं।
जरा इन ग्राफ्स पर नजर डालिए। जैसे ही धातु रोलर्स के बीच पहुंचती है, उसके अंदर का दबाव रॉकेट की तरह एक पीक तक पहुंच जाता है। बाईं तरफ देखिए, जैसे जैसे घर्षण बढ़ रहा है, ये प्रेशर कर्व कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। और दाईं तरफ, हम जितनी ज्यादा मोटाई कम करना चाहेंगे, यानी रिडक्शन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, रोलर्स के बीच का दबाव उतना ही भयानक और खतरनाक रूप ले लेता है। अगला सेक्शन है शेप रोलिंग और मिल के प्रकार। अब जरूरी नहीं कि मशीन से निकलने के बाद हमारी धातु हमेशा एकदम सपाट या फ्लैट ही रहे। कंटिन्यूअस कास्टिंग से बाहर आने के बाद इस धातु की कहानी कई अलग अलग रास्तों पर जा सकती है। इसे खास डिजाइन वाले रोलर्स से गुजारकर भारी भरकम आई बीम्स, ट्रेन की पटरियों, सीमलेस पाइपों या फिर इंडस्ट्रियल तारों की शक्ल दी जा सकती है। हर बार जब ये धातु रोलर्स के बीच से गुजरती है तो ये अपने फाइनल शेप के थोड़ा और करीब पहुंच जाती है। लेकिन इतने भारी दबाव को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए इंजीनियरों ने मशीनों के डिजाइन को इवॉल्व किया। शुरुआत हुई एक बेसिक 2 हाई मिल से, पर प्रॉब्लम ये थी कि एक्सट्रीम प्रेशर में छोटे वर्किंग रोलर्स मुड़ जाते थे। इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? 4 हाई और क्लस्टर मिल्स। इनमें छोटे रोलर्स के ठीक पीछे बड़े बड़े बैकिंग रोलर्स लगा दिए गए ताकि उन्हें मुड़ने से रोका जा सके। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। टैंडम मिल जैसे सेटअप भी आए जो धातु को एक ही बार में कई रोलिंग स्टैंड से गुजार देते हैं, जिससे प्रोडक्शन की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, शीट मेटल फॉर्मिंग के मूल सिद्धांत। यहां तक आते आते हमारी खुरदरी धातु एक पतली फिनिश्ड शीट बन चुकी है, अपने फाइनल अवतार के लिए एकदम तैयार। अब ये शीट किस चीज की बनेगी, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हम बनाना क्या चाहते हैं। क्या हमें किचन का कोई बर्तन बनाना है या फिर हवाई जहाज का पंख? अगर मजबूती चाहिए और बजट कम है तो लो कार्बन स्टील सबसे बेस्ट है। अगर चीज़ों को जंग से बचाना है और पैकेजिंग करनी है तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। और अगर हम एरोस्पेस जैसी किसी हाईटेक चीज़ की बात करें तो वहाँ टाइटेनियम का राज चलता है। हमारी प्रक्रिया का छठा और आखिरी हिस्सा है कटिंग, बेंडिंग और ड्राइंग। ये एक बेहद तेज और रैपिड फायर स्टेज है, जहां रूम टेम्परेचर पर ही इस पतली शीट को जबरदस्त मैकेनिकल स्ट्रेस से गुजारा जाता है ताकि इसे परमानेंट शेप दिया जा सके। शुरुआत होती है काटने से। सबसे पहले पावर शेयर से पूरी शीट को एक सीधी लाइन में काटा जाता है। फिर भारी भरकम पंच और डाई की मदद से शीट में से खास आकार काटे जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, अगर जो टुकड़ा काटकर निकाला गया है वही हमारा मेन प्रोडक्ट है तो इस प्रोसेस को ब्लैंकिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो कटा हुआ टुकड़ा कचरा है और बची हुई शीट हमारे काम की चीज है तो इसे पंचिंग कहा जाता है ना इंटरेस्टिंग? कटने के बाद नंबर आता है बेंडिंग, यानी मोड़ने का। कटी हुई धातु को एक सीधी लाइन के अलोंग जबरदस्ती मोड़ा जाता है, या तो एक वी डाई में दबाकर या फिर किनारे से वाइपिंग डाई का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ इंजीनियर्स को एक बड़ी चालाकी दिखानी पड़ती है। धातु का नेचर होता है कि मोड़ने के बाद वो स्प्रिंग की तरह वापस अपने पुराने शेप में आने की कोशिश करती है, जिसे स्प्रिंग बैक कहते हैं। इसे काउंटर करने के लिए धातु को जानबूझकर जरूरत से थोड़ा ज्यादा मोड़ा जाता है। इसे ओवरबेंडिंग कहते हैं, ताकि जब वो वापस लौटे तो एकदम सही एंगल पर आकर रुके। और आखिर में आता है सबसे टफ चैलेंज, डीप ड्राइंग। इसमें एक फ्लैट शीट को खींचकर गहरे कप के शेप में बदला जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन। पर यह काम बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें बहुत कुछ गलत हो सकता है, जैसे किनारों पर सिकुड़न या रिंकलिंग आ सकती है, ज्यादा खिंचाव से बेस फट सकता है, या फिर धातु के स्ट्रक्चर की वजह से ऊपर की तरफ अजीब से कान या ईयरिंग निकल सकते हैं। और अगर सही ल्यूब्रिकेशन ना हो तो पूरी सतह पर भद्दी खरोंचें आ सकती हैं। तो जरा सोचिए, अगली बार जब आप अपने आसपास किसी धातु की चीज को छुएंगे तो क्या आपको एहसास होगा कि उसके अंदर कितने भयंकर बलों और कितनी कमाल की अदृश्य इंजीनियरिंग की कहानी छिपी है। कच्ची धातु से लेकर उस फाइनल प्रोडक्ट तक का सफर, वो भयंकर गर्मी, वो भयानक घर्षण और वो कुचलने वाला दबाव। मुझे उम्मीद है कि इस साइंस को समझने के बाद अब आप किसी भी मामूली सी दिखने वाली धातु की चीज को उस पुरानी नजर से तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।